मिंटो मार्ले सुधार, यह सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, सुधार कहते हैं, सुधार उधार कुछ नहीं था। यहाँ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का सरकार का यह कदम था क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। किसको? पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों को, मुस्लिमों को प्रदान कर दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज है। पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है कि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रत्याशी का ही चुनाव करेंगे, मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रत्याशी का ही चुनाव करेंगे। आपका अलग इलेक्टोरल वोटर हैं और मुस्लिम कोई खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है, उन्हीं का चुनाव करेंगे। तो इस तरह प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल मुस्लिमों को प्राप्त हो गया। तो इस तरह मिंटो मार्ले सुधार में सबसे बड़ा कदम यही है, सांप्रदायिकता, भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का कार्य अंग्रेजों द्वारा इस अधिनियम के द्वारा किया गया। इसीलिए मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं 1909 के अधिनियम में भारतीयों को कुछ अधिकार दिए थे। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था। एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे, एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे जिसे वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था। तो वायसराय की कार्यकारिणी में एसपी सिन्हा किसी भारतीय, पहली बार भारतीय को सम्मिलित किया गया। एसपी सिन्हा ये पहले व्यक्ति थे। भारतीयों को कानून बनाने के भी अधिकार दिए गए थे। कार्यपालिका में भारतीयों को कुछ अधिकार भी प्राप्त हुए। मुख्य बात 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों को दे दिया गया। मिंटो जो कि सांप्रदायिकता के जनक कहे जाते हैं। चलिए अब हम 1919 का अधिनियम देखते हैं। 1919 के अधिनियम में क्या मुख्य बातें हैं? 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, रिफॉर्म कहते हैं। इस अधिनियम की मुख्य बातें थी कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी। एक काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ असेंबली दूसरी थी। मतलब उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट था और जो निम्न सदन था वह काउंसिल ऑफ असेंबली थी। उच्च सदन मतलब राज्यसभा आज का, लोकसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट आज का, ठीक है। काउंसिल ऑफ असेंबली जो थी वो आज की लोकसभा के समान थी। तो केंद्र में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था चालू। क्या क्या था द्विसदनीय व्यवस्था में? काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ असेंबली। तो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। प्रांतों में, दूसरी बात, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी गई। द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन में विषय को हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय के रूप में रखा गया। आरक्षित विषय वे विषय होते थे, उन लोगों को यह विषय दिए जाते थे कार्य करने के लिए। उन मंत्रियों को दिए जाते थे ऐसे विषय जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे, ठीक है। ऐसे विषय आरक्षित विषय कहलाए जाते थे। द्वैत शासन की बात कर रहे हैं। प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ था उनमें जो विषयों का दो कैटेगरी कर दी गई थी। पहले विषय आरक्षित विषय थे। गवर्नर इन विषयों को ऐसे मंत्री, ऐसे लोगों को देता था शासन करने के लिए, शासन चलाने के लिए, जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। वहीं जो हस्तांतरित विषय होते थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दूसरा नंबर का है। हस्तांतरित विषय ऐसे मंत्रियों को दिया जाता था जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो प्रांतों में द्वैत शासन लागू, शासन व्यवस्था लागू हो गई। द्वैत शासन में विषय दो प्रकार के, एक आरक्षित विषय जो कि ऐसे मंत्रियों को गवर्नर देता था जो उसके प्रति उत्तरदायी होते थे, गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। और हस्तांतरित विषय ऐसे विषय होते थे जो ऐसे मंत्रियों को दिए जाते थे जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना सिविल सेवा परीक्षा के लिए की गई। सिविल सेवा परीक्षा के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई और यह स्थापना 1926 में हुई थी। याद रखिएगा, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 में 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। वहीं 1892 में हम देखते थे कि बजट पर बहस करना, पूरा प्रश्न करने का अधिकार दे दिया था। बजट के अलावा अन्य विषयों पर भी प्रश्न करने, बहस करने का अधिकार भी 1919 के अधिनियम द्वारा दे दिया गया। 1919 के अधिनियम में बजट के अलावा और विषयों पर बहस करना, जैसे
सदन में बजट ही तो नहीं पेश होता है, अन्य एक्ट भी पास किए जाते हैं, अन्य चर्चाएं भी होती हैं, उसमें भी बहस करने, भारतीयों को बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया 1919 का अधिनियम में। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई। वहीं 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था, उसका विस्तार 1919 में किया गया। विस्तार कहां हुआ? सिखों को भी दे दिया गया, सिखों को, ईसाइयों को, आदि लोगों को भी पृथक निर्वाचक मंडल देकर भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का कार्य अंग्रेजों को द्वारा कर दिया गया। इस सिखों, ईसाइयों आदि लोगों को भी पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। ये 1919 के अधिनियम में है। वहीं ब्रिटेन में उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। 1919 के अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात छूट गई थी। ये 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लागू की गई थी भारत में। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कब लागू की गई थी, यह बात जानना जरूरी है। 1919 के अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब आइए 1935 के अधिनियम को देखते हैं। 1935 का अधिनियम बहुत व्यापक है। भारतीय संविधान के लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम की कुछ मूल बातें, प्रमुख बातें हम आपको बताएंगे। 1935 का अधिनियम, सबसे पहले इसमें भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत, भारत में संघीय व्यवस्था मतलब भारत राज्यों का संघ हो गया, जिसमें ब्रिटिश राज्य और प्रिंसली स्टेट जो रजवाड़े हैं उन सबको मिला के भारत एक संघ होगा, इस तरह की बात की गई। संघीय व्यवस्था की शुरुआत यहां से की गई 1835 के अधिनियम से। वहीं 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन समाप्त, जब द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया तो प्रांतों को क्या कर दिया गया? प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई द्वैत शासन समाप्त करके। वहीं प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। केंद्र में द्वैत शासन, इसमें प्रावधान किया गया कि 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाए, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात है, केंद्र में द्वैत शासन लागू करने के लिए 1935 के अधिनियम में बोला, लेकिन लागू नहीं हुआ, ये दूसरी बात है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, है ना। वहीं विषयों को, जो विषय आज आप देख रहे हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, तो इसका बंटवारा हो गया। राज्य सूची बनी, केंद्रीय सूची बनी, केंद्र सूची, समवर्ती सूची बनी, ठीक है। तो केंद्र सूची के विषय केंद्र सरकार के हाथ में, राज्य सूची के विषय राज्य सरकार इस प्रकार करती है। समवर्ती सूची में दोनों लोग कार्य करते हैं। समवर्ती सूची में यदि कानून बन जाता है तो केंद्र का कानून पहले लागू होगा। वहीं आरक्षित, तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आते हैं उसे आरक्षित सूची कहते हैं। आरक्षित सूची का जो के विषय वायसराय के हाथ में रहते थे, वायसराय के हाथ में रहते थे। तो सूचियों के बारे में विस्तार से खोल दिया गया। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची के बारे में प्रावधान कर दिया गया 1935 के अधिनियम में। वही 1935 के अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय के निर्माण की बात की गई थी। संघीय न्यायालय कैसे बना? ये 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय का गठन किया गया। वही आरबीआई, संघीय बैंक के निर्माण की भी बात की गई, जो कि आरबीआई के रूप में आपको देखने को प्राप्त होता है। वहीं संघीय न्यायालय, संघीय बैंक की स्थापना हुई। वहीं प्रांतों में 1935 के अधिनियम में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। वहीं प्रांतों में प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन की बात 1935 के अधिनियम में की गई थी। 1919 के अधिनियम में आपने देखा होगा कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। अब प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए ना, तो प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई 1935 के अधिनियम में। प्रांतों में द्विसदनीय, दो सदन कौन कौन से? जैसे इस समय केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा है, राज्यों में विधान परिषद, विधानसभा है, तो प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू